सलाम दुआ हुई तो दुकान खोल ली थी, बस अभी भी मन किया था। दोबारा से एक सवाल दिया था, किया भी होगा, मसले भी होंगे। नहीं, OAR निकालना था, ये कैसे पता? क्योंकि अप्लाइड का, अच्छा वो अप्लाइड का ना मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने एक फार्मूला बताया था, लिखा होगा आपने कि OAR इनटू जिस बेस पे भी ये निकला हुआ था उसका एक्चुअल। और इसका ना ज्यादा कुछ तसल्ली बख्श कॉन्सेप्ट अभी नहीं दिया हुआ, इसका ज्यादा बताऊंगा जब इसको मैं अगले चैप्टर में, एक एंट्रीज वाले चैप्टर में इसका जिक्र करना है और एक मैंने जाके इसका वेरिएंस में दोबारा जिक्र करना है और तब ज्यादा तफसील से करना है। इसलिए अभी अगर आपको ये नहीं भी समझ आया ना कि अप्लाइड एफओएच है क्या, तो कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में आ जाएगा, अभी सिर्फ कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अप्लाइड एफओएच में OAR चाहिए था, OAR नहीं दिया था, इसलिए पहले OAR निकालना पड़ा। और इसमें मसला कौन को ये हो सकता है कि पहले टेबल के नीचे एक लाइन बोल्ड करके लिखी हुई है, उस लाइन का मतलब यह है कि एसडीज के सामने, एसडीज बजटेड ओवरहेड दिए में सवाल में, बजटेड एसडीज के सामने बजटेड ओवरहेड दिए में नहीं दिए हुए। क्यों? उनमें क्या बजटेड नहीं थे? वो सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करके पीडीज की गाड़ियों में बैठ चुके हुए हैं, ये पहले टेबल के नीचे बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है। यानी सिर्फ OAR का फार्मूला लगाने का तकल्लुफ आप पे डाला था कि OAR का फार्मूला लगा के OAR निकाल लें, और आपने इसमें कुछ पूछना तो पूछा। अच्छा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ना, आपको थोड़ा हौसला दे दे कि मुझे जरूरत पड़ती रहा करेगी। कॉस्ट में चीजें बहुत ज्यादा हैं, सिलेबस ज्यादा है, और प्रैक्टिस मैं क्लास में सवाल कराता हूं, होमवर्क देता हूं। आपने पहले किया हुआ है पीआरसी, और पीआरसी में एक चैप्टर के कितने कितने सवाल करते थे? जो करते थे, जो हैं 3-4 3-4 MCQs, कितने? 50 कम से कम। तो वो छोटे छोटे सवाल थे, वो छोटे सवाल थे, और आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा सवाल चाहिए थे। अब आप बड़े बड़े सवाल में नहीं 50-100 नहीं कर सकते। तो कुछ बच्चों को ना सिर्फ ये बेचैनी हो रही होती है कि ये जो एक सवाल आपने करवा दिया, चलो किसी दिन एक सवाल होमवर्क भी कर लिया, तो क्या ये काफी है? इंशाल्लाह काफी है। लेकिन आप अगर इनको नहीं मुतमईन हो पा रहे, तो आप क्लास में मेरा किया हुआ सवाल घर जाके दोबारा किया करें, ना हो इत्मीनान एक दफा फिर कर लिया करें, होमवर्क वो भी 2-3 दफा कर लिया करें। लेकिन किए हुए सवाल को 2-3 दफा करना, मेरा अपना जाती ओपिनियन है, किए हुए सवाल को 2-3 दफा करना ज्यादा बेहतर है 2-3 मुख्तलिफ सवालों को करने से। क्योंकि बस वो मुझे बता दिया था ध्यान ने, वो मैंने सकते देखा नहीं था। क्योंकि जब आप किया हुआ सवाल दोबारा करते हैं ना, तो फिगर्स तो याद आ रही होती हैं, वो तो फितरी सी बात है, लेकिन आप ना अपने आप को रीजन बताया करें कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो जब वही सवाल दोबारा करेंगे और अपने आप को बार बार रीजन दोहराएंगे ना, तो उससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट पक्के होंगे। लेकिन 3 डिफरेंट सवाल करेंगे तो वो कच्चे के कच्चे ही रहेंगे। तो इसलिए आपको जितने सवाल क्लास वर्क या होमवर्क कहता हूं, अगर वो भी आप कर लें समझ के, तो बेटे बहुत है, लेकिन करें, लिख के किया करें। अभी तक जितना पढ़ा, क्योंकि खत्म हो गया ओवरहेड्स, आपने अगर कोई अभी तक की पढ़ाई से रिलेटेड परेशानी, कोई सवाल पूछना है तो पूछें कि जी होमवर्क करते हैं होता ही नहीं है, या इस तरह के कोई अगर मसाइल हैं किसी का, तो प्रोवाइडेड के पढ़ता हो जी। जी जी अच्छा, अगर आप किए हुए सवाल दोबारा करेंगे ना, और आपको ये लग रहा है कि रट्टा लग रहा है, तो फिगर्स तो बेटा याद हो ही जाएंगे। लेकिन मैं ये फरमा रहा हूं, नहीं अर्ज कर रहा हूं, कि आप उन फिगर्स की याददाश्त की बेस पे सवाल सॉल्व ना करें। फिगर्स याद आ रही हैं, आ जाए, लेकिन रीजन तो अपने आप को बार बार दोहराए ना। ये तो दोहराएं कि इस खर्चे को मशीन आवर्स की रेशो में क्यों बांटा है, अपने आप को उसकी रीजन तो बताएं। ये कह रहा हूं बार बार करने से, क्योंकि जब किए हुए सवालों की रीजन आप अपने आप को बार बार बताएंगे ना, तो वो रीजन पक्की बनेगी। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि इसी एग्जाम क्वेश्चंस की तरह के और सवाल तो नहीं होते, क्योंकि आईकैप के जो 5 पेपर के सवाल होते हैं वो बड़ी तसल्ली के साथ बनाए गए होते हैं। कोई स्पेशल लोग हैं जो बनाते हैं, कोई किताब नहीं है ऐसी जो मैं आपको कहूं फलानी किताब कर लें तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब या तो हम लोग आईकैप के एग्जाम क्वेश्चंस की तरह के कोई सवाल कहीं ढूंढे, नहीं है। क्या छोटे छोटे से आसान आसान सवाल 20-20 सवाल कर लिया करें, फिर आगे बढ़ा करें, टाइम नहीं है इतना। तो इसलिए अगर आप इन्हीं सवालों को बार बार कर रहे हैं, वैसे भी मैं आपको छोटे छोटे सवाल खुद भी तो बना के कराता हूं ओवरहेड में। बेशक मैंने डायरेक्टली ओवरहेड के सवाल 5 पेपर के कराए, लेकिन इन्वेंटरी वैल्यूएशन में खुद बना के कराए होंगे, फिर आगे प्रोसेस कॉस्टिंग कराऊंगा, खुद बना के सवाल कराऊंगा। तो वो जो खुद सवाल बना के करवा रहा हूंगा और फिर हम 5 पेपर्स के सवाल कर रहे होंगे। देखो, अगर ये थोड़ी प्रैक्टिस हो तो फिर तो मैं दिसंबर में ना कोर्स खत्म कर दूं। अगर कोर्स दिसंबर में खत्म हो जाए तो फिर आप कहें कि सर ये तो बड़ी थोड़ी प्रैक्टिस थी। अगर इस सबके साथ क्लासें एक्स्ट्रा लगा के कहीं जाके जनवरी एंड पे हो रहा है, तो अगर 50-50 सवाल चैप्टर में और होते तो फिर वो कैसे होते, कब करते आप लोग? ना करते तो आप प्रेशर बनेगा, क्योंकि 1-2 चैप्टर्स के अगर आपने कर लिए सवाल, उसके बाद नहीं होने आप लोगों से, और इतने सारे सवाल देख के आप डरना शुरू हो जाएंगे।
आप इख्तलाफ कर सकते हैं इस बात से, लेकिन मैं तो आपको तजुर्बे की बेस पे बात बता रहा हूं कि जितने ज्यादा सवाल होंगे ना, या तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है और आपको जिंदगी में कॉस्ट के पेपर के अलावा कुछ करना ही नहीं है, फिर तो आप हर चैप्टर के 100 सवाल कर लें। लेकिन बाकी पेपर भी हैं भाई करने वाले। टेस्ट देने को कहेंगे तो बच्चे आधे तो टेस्ट ही नहीं देते कि टाइम नहीं है, तो एक्स्ट्रा सवाल कब करने हैं आपने? फिर भी अगर कोई ये क्लास वर्क वाले सवाल, होमवर्क वाले सवाल बार बार कर लेता है और फिर भी बहुत टाइम बचता है उसके पास, तो पहले वो सॉल्व किए हुए मुझे दिखाना कि देखिए मैंने ये कर लिए हैं, उसके बाद बताना देखता हूं फिर और कौन से सवाल कहां से दूं उसको। लेकिन पहले क्लास वर्क होमवर्क तो पूरा करें। और सवाल करना लिख लिख के पूरा करना होता है, सवाल पढ़ के सोल्यूशन देख के ये कहना नहीं कि हाँ ठीक सॉल्व हुआ, इससे नहीं होती है प्रैक्टिस। सवाल पूरा लिख के सॉल्व किया करें। और कोई किसी की परेशानी है? देखिए बेटे, जब आप टीचर से पढ़ने आते हैं और टीचर सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं नहीं, डिफरेंट स्टाइल होता होगा, तो हो सकता है कोई टीचर ऐसे भी होते हों। मैं आपको हर चैप्टर हर टॉपिक के शुरू में कहानी बताई, चीजों को आपस में रिलेट करना शुरू किया। हो सकता है किसी टीचर का ऐसा स्टाइल हो कि ये कहानियां बताने की बजाय वो डायरेक्ट सवाल कराते हो और सवालों के बीच बीच में सिखा देते हो, ऐसा भी हो सकता है, उनको वो ठीक लगता होगा। मैं डिफरेंट तरीके से चलता हूं, मेरा भी एक स्टाइल है। हो सकता है कोई टीचर आपको ये कहते हो, मैं ऐसी बस केसेस बना रहा हूं कि सिर्फ छोटे छोटे सवाल बहुत सारे कर लें, फिर आईकैप के एग्जाम क्वेश्चन वो खुद कर लें, उसमें कोई मसला है तो पूछ लें। तो हर टीचर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, आप सबकी मिक्स करके कोई एक आइडल नहीं बना सकते। तो अगर आप बैठे हैं, मेरे पास आ ही गए हैं, तो चल रहे जिस तरह से चला रहा हूं। हाँ, जो चीजें मुझे जब वक्त के साथ साथ लगेगा कि नहीं ये क्लास इस पॉइंट पे फंस गई है, नहीं बन रहा, तो हो सकता है मैं अपने आप को चेंज भी करूं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर नहीं तो जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कर लिया करें, बजाय इसके कि आप ये कि नहीं टीचर ए तो ऐसे कराते हैं आप भी ऐसे करें, टीचर बी ये भी बताते हैं आप ये भी करें। तो ऐसे तो बेटा फिर कस्टम मेड टीचर बनते जाएंगे, तो प्रैक्टिकली तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा जो होगा। जब तक आप लोग इंसानों से पढ़ रहे हैं तब तक तो किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा। और कोई परेशानी किसी? ये भी तो जितना पढ़ा किसी को कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ कोई पास पेपर के सवाल भी नहीं हो रहे। कल एक सवाल किया था जिसका ब्रिज बनाना था। अच्छा, जो होमवर्क था ना उसका एक और डिटेल्ड वर्जन आपका आज का होमवर्क है। डिटेल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल वाले सवाल में, होमवर्क वाले में, OAR का सिर्फ फार्मूला लगाना ही रह गया था, सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट करके दी हुई थी। लेकिन अब जो सवाल दे रहा हूं उसमें सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट भी करनी थी, यानी डबल सवाल था कि बजटेड ओवरहेड्स का भी प्रॉपर सवाल सॉल्व करके OAR निकालना है और एक्चुअल ओवरहेड्स का भी अपॉर्चनमेंट वाला सवाल सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल है, ऑटम 9 अटेम्प्ट का सवाल है मेरी बुक में। ओवरहेड में क्वेश्चन 11 होगा, RT लिमिटेड, ऑटम 2009 अटेम्प्ट है। इसमें सवाल में गलती थी तो मैंने ना फिर उसको एंड किया हुआ, वो जब करके आएंगे तो मैं बताऊंगा क्या गलती थी। ऑटम 2009 अटेम्प्ट का सवाल है मेरी बुक में, क्वेश्चन 11। ये होमवर्क है आपका, ये आप आज कर लीजिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये एक छोटा सा टॉपिक है और मेरी बुक में होगा ये चैप्टर 3 शायद। इसमें 2-3 छोटी छोटी चीजें थ्योरी की हैं और बाकी न्यूमेरिकल भी। इस चैप्टर की कहानी सुनाता हूं। एक काम ना आप सिर्फ अभी एक जरा थोड़ी सहमत कर दें कि मैंने जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये बनाया था, मसला नंबर 2 कह के मैंने इसको, देखो 2-3 दिन पुरानी बात होगी, मल्टीपल डिपार्टमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, शायद वो लेक्चर होगा जो आपने 2x पे सुना था यूट्यूब पे, लेक्चर 20। हाँ, ये वही 2x पे सुना हुआ लेक्चर है। इसमें देखिए मैंने एक तो अंग्रेजी लिखवाई थी कि एक तरीका ये हो सकता है प्रोडक्ट वाइज OAR निकालने का, कि पहले किसी भी एक तरीके से OAR निकाला जाए, फॉर एग्जांपल OAR पर लेबर आर, और फिर उससे OAR पर यूनिट बना दिया जाए। एक सवाल मैंने इसका करवाया था। फिर एक तरीका बताया था कि सारे खर्चे बांटे, फिर पीडीज के खर्चे प्रोडक्ट्स में बांटे और फिर डिवाइड करके OAR पर यूनिट निकाला, और इसका भी फिर एक सवाल करवाया था। ये जो अंग्रेजी लिखी थी और जो इसके बाद 2 सवाल किए थे उन पे जरा एक नजर मार लें, फिर मैं ये बताता हूं कि ये क्या है। जी सर के आगे भी तो बताओ। हाँ जी, कोई आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज।
नहीं आ रही, कोई बात नहीं आ रही आपकी। शरियार ये बोल भी रहा है कि इशारा ही कर रहा है बस, कोई बात नहीं आ रही। जी जी जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, पूछो जिसे पूछना है। यार इसी की नहीं आ रही आवाज, सोहेल की तो आ रही थी आवाज। हाँ जी, आपकी डिस्कशन से लग रहा है कि आपने वो सवाल अच्छी तरह से देख भी लिया और डिस्कस करके सब अच्छी तरह से तसल्ली कर ली। ठीक है। चले ठीक है, देख लिया आपने। जी आप आइए आवाज। चल बोलना यार, जल्दी पे चली जाएगी आवाज। किसने क्या पूछना था? अच्छा, ये जो मैं यहाँ बोर्ड पे बनाने लगा हूं ना, पहले मैं पूरा बना लूं, फिर आपको समझा देता हूं, फिर नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको कुछ इसकी कहानी भी बता दूंगा। ये मैंने ना वही बात यहां दोबारा बनाई है जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाले लेक्चर में बनाई थी। सारे खर्चे डिपार्टमेंट्स में बांटे, फिर उसके बाद सेकेंडरी अपोर्शनमेंट होती है कि एसडीज को पीडीज में लाते हैं, फिर पीडीज का टोटल प्रोडक्ट्स में बांट लेते हैं और प्रोडक्ट के यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट बना लेते हैं।
क्या जी? ठहर जा, कौन सा लेक्चर दोबारा रिवाइज हो जाता? समझ नहीं आई मुझे। ये वो है जो कल मैंने सवाल बनाकर बिल्कुल एंड पे पार्ट बी सॉल्व किया था। कल वाली क्लास में पार्ट एक सवाल खुद ही बनाया था एंड पे, पार्ट बी सॉल्व किया था। ये किया था है पार्ट बी। ये जो अभी इस वक्त यहां किया है ये और ये, इन दोनों का एंड रिजल्ट क्या निकला है? ओवरहेड बजटेड डाटा तो ओएआर, अगर एक्चुअल डाटा है तो ओएआर का वर्ड नहीं सही है, बस ओवरहेड पर यूनिट। प्रोडक्ट हर एक का ओवरहेड पर यूनिट। बजटेड डाटा था तो वो ओएआर पर यूनिट है, और अगर एक्चुअल डाटा था तो बस ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है। इन दोनों में, इधर भी और यहां भी, एंड रिजल्ट निकला है ओवरहेड पर यूनिट हर प्रोडक्ट का। लेकिन यहां तक पहुंचने में इसमें और इसमें फर्क क्या है? सारे खर्चों को डिपार्टमेंट्स में बांटा है, और किस खर्चे को किस डिपार्टमेंट में बांटना है, रेशो का फैसला कैसे होता था कि इन डिपार्टमेंट्स में इन खर्चों का बेस्ट रिलेशन क्या बन रहा है। जैसे अगर रेंट बांटते थे तो किस डिपार्टमेंट ने कितनी जगह घेरी हुई है, फ्यूल एंड पावर बांटते थे तो किस डिपार्टमेंट में कितनी मशीनें इस्तेमाल हुई। यानी इन खर्चों का हम डिपार्टमेंट से रिलेशन देख के डिपार्टमेंट में खर्चे बांट रहे थे। एंड रिजल्ट क्या निकला? सारे खर्चे पीडीज में आ गए। उसके बाद इन पीडीज के टोटल को प्रोडक्ट वाइज किया है, जबकि यहां क्या किया? सारे खर्चों को डायरेक्टली प्रोडक्ट वाइज बांटा है। तो एंड रिजल्ट सेम आएगा? नहीं, डिफरेंट होगा। यहां पर रास्ता लिया है, पहले डिपार्टमेंट्स में गए, फिर पीडीज के टोटल को प्रोडक्ट वाइज बांटा, जबकि यहां पर हर खर्चे का इंडिविजुअली प्रोडक्ट से रिलेशन देख रहे थे। ये दोनों फर्क तरीके हुए ना। इसमें खर्चे सारे डिपार्टमेंट्स में बांटे, सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के बाद वो खर्चे सिर्फ पीडीज में सिमट आए, फिर हर पीडी के टोटल को प्रोडक्ट वाइज बांट लिया। लेकिन यहां पर हर खर्चे का इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स के साथ रिलेशन समझ आ रहा है। यानी बिल्डिंग पूरी के अंदर जितनी जगह मेहनत ए बनाने के लिए हो रही है उतनी जगह का किराया इधर, जितनी जगह प्रोडक्ट बी बनाने की मेहनत में इस्तेमाल हो रही है उसका किराया यहां। तो यहां पर हर खर्चे का प्रोडक्ट्स के साथ रिलेशन देखा है, जबकि यहां पर प्रोडक्ट्स का रिलेशन खर्चों के साथ नहीं था, खर्चों का डिपार्टमेंट के साथ था, और फिर उन डिपार्टमेंट्स टोटल को लेकर प्रोडक्ट तक पहुंचे थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए। पहले इस वक्त मैंने जो टेबल बनाया है, ये कुछ समझ आ रहा है क्या किया मैं? चलें फिर ये टेबल बना लें, फिर अगली बात उसके बाद बताता हूं। पहले उधर लेफ्ट पे कर देना, पहले वो नोट कर लें उधर। ये मैंने ना आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर इंट्रोड्यूस कराना है, तो ये उसके लिए मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। तो एक बार आप ये दोनों नोट कर लें, फिर कहानी बताता हूं कि ये कर क्या है। क्या जी? ब्रिज बनाता हूं। वो उस साइड पे पहले रखें। वो नोट हो गया, वो लेफ्ट पहले उधर।
हाँ जी, वो बोर्ड नोटेड, ठीक है, इधर आ जाए। हाँ भाई, नोटेड। चले, अब ये सब हो क्या रहा है? अच्छा, इस पे मैं आता हूं वापस। अभी क्योंकि कॉस्ट के काफी सारा कुछ पढ़ लिया, अब आपको कॉस्ट की कैलकुलेशन भी सामने आ गई। अब एक बात बताता हूं जो शायद शुरू में बताने वाली होती है, लेकिन शुरू में से ये नहीं बताई कि आप पहले कुछ कैलकुलेशन तो कर लें। ये जो बात बताने लगा हूं, अगर आपको पहले ही पता है तो ठीक है, शाबाश, लेकिन पहले क्यों पता होगी? तो अगर लगे काम की तो कहीं नुक्कड़ में लिख लेना। पहले मैं बता देता हूं पूरी, और फिर 2-3 दफा रिपीट कर देता हूं ताकि कुछ दिमाग में आ जाए, फिर लिख लेना। पहले सुन लें बस। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी जिंदगी का मकसद होता है एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो जो बोल रहे हैं सब सही कह रहे होंगे, हाँ यही होते हैं। समझ में कुछ नहीं आया लेकिन सही कह रहे होंगे। तो जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, ये मकसद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कौन से रूल्स फॉलो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए? इंटरनेशनल, एएस, एफआरएस, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि सारी दुनिया में बिजनेसेस फैले हुए हैं, तो इसलिए कोशिश ये होती है कि सब रूल्स कॉमन एक जैसे हों। तो चूंकि बिजनेसेस एक्सटर्नल यूजर, बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स बिजनेस में तो इन्वॉल्व ही नहीं है, उनको सारी डिटेल तो नहीं पता, तो उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना मकसद होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जो लोग बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए उतनी इंफॉर्मेशन काफी है, या उनको ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस मैनेज करना है, तो उनकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पूरी होती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, और उसके लिए रूल्स क्या फॉलो होते हैं? आईएस, आईएफआरएस। और जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसका मकसद होता है इंटरनल मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो बिजनेस मैनेज कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब चूंकि ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं बन सके आज तक। तो फिर ये क्या है जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है? ये बस बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस है। मुख्तलिफ किताब, किसी कॉम ने हो सकता है ये वाला मेथड फॉलो किया हो, किसी को ये वाला बेहतर लगता हो। इसी तरह से आगे चीज पढ़ाऊंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। किसी लोगों को एब्जॉर्प्शन बेहतर लगता होगा, किसी को मार्जिनल बेहतर लगता होगा। फिर बता रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद होता है एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद है एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो अकॉर्डिंगली डिसीजन कर सकें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद है एक्सटर्नल यूजर्स, यानी जो बिजनेस में एंगेज नहीं है, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना ताकि वो डिसीजन मेकिंग करें। तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए रूल्स फॉलो होते हैं आईएस, आईएफआरएस। आईएएस और आईएफआरएस, यही जो एफआर 1 और एफआर 2 में पढ़ते हैं आप लोग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो पेपर है हमारा सीएम में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद होता है जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो बिजनेस मैनेज कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद है इंटरनल मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना जो कि ज्यादा डिटेल्ड होगी, ताकि वो बिजनेस मैनेज करें, डिसीजन मेकिंग करें। इसलिए इसके रूल्स ना कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बन सके।
बस जो बुजुर्गों की प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं वही। कहां से रिपीट कर दूं? शुरू से। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद है इंटरनल मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो बिजनेस मैनेज करें, डिसीजन मेकिंग करें। और इनके लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, बस बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिस है जो मुख्तलिफ किताबों से हम तक पहुंच रही होती हैं। लिखा। चलिए अब आते हैं कि ये मैंने क्या किया था। ओवरहेड्स को हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में। तो एक अप्रोच जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, जो पिछले चैप्टर में कर रहे थे, एक अप्रोच ये है कि ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांटा जाए, फिर पीडीज के टोटल को प्रोडक्ट्स में बांटा जाए। एक ये अप्रोच है, ये चैप्टर 2 था। और डिपार्टमेंट्स में बांटने की बजाय ओवरहेड्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में बांट दिया जाए, एक ये अप्रोच है। इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। यानी सवाल सॉल्व करते हुए सेम है। हो गया चैप्टर? हो गया। सवाल सॉल्व, वो जो कल सवाल का पार्ट भी किया था वो यही कर दिया था आपने। तो ओवरहेड्स को जैसे डिपार्टमेंट्स में बांटते थे, वो पिछले चैप्टर की अप्रोच थी, जिसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कह सकते हैं। ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांटना, फिर पीडीज के टोटल को प्रोडक्ट्स में बांटना, तो फिर ओवरहेड पर यूनिट निकलना। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है जिसमें हर खर्चे को अलग अलग सेपरेटली प्रोडक्ट्स में बांटना। इससे क्या होगा कि हर प्रोडक्ट का हर खर्चे से रिलेशनशिप पता चल रहा होगा। यहां पर हर खर्चे का प्रोडक्ट से रिलेशन पता चल रहा है नहीं। तो ये अप्रोच वो है जो अब तक कर रहे थे। ये अप्रोच एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है कि जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए हर एक्टिविटी का, हर खर्चे का रिलेशन प्रोडक्ट के साथ समझा जाए। तो जो ये काम कर रहे थे पिछले चैप्टर में, इसके लिए आप कुछ समरी लिखना चाहें तो मैं फिर बता रहा हूं। ओवरहेड्स वाला जो चैप्टर कर रहे थे, उसमें ओवरहेड्स को पहले डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं और फिर पीडी के टोटल प्रोडक्ट्स में बांटते हैं। ये जो अप्रोच है, जो पिछला चैप्टर किया है, इसमें ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांटना है और फिर पीडीज के टोटल उनको प्रोडक्ट्स में बांटना है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि सारे ओवरहेड्स को एक एक करके प्रोडक्ट्स में बांट देना है। डिपार्टमेंट्स में बांटने की मोहताजी नहीं है। हर खर्चे को इंडिविजुअली प्रोडक्ट वाइज बांटना है, तो फिर प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट तक पहुंचेंगे। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। मैंने ना प्रैक्टिकली किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को नहीं देखा, मतलब मैंने अपने आर्टिकल्स में कि पता चले वो कौन सा फॉलो कर रहे होते हैं, पता नहीं प्रैक्टिकल कौन सा एप्लीकेबल है। हम तो किताबें चल रहे हैं ना, हम तो पेपर पास कर रहे हैं। तो ओवरहेड्स डिपार्टमेंट्स में बांटना, फिर डिपार्टमेंट टोटल को प्रोडक्ट में लाना, ये पिछले चैप्टर की अप्रोच है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह सकते हैं इसको, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है जिसमें डिपार्टमेंट्स की मोहताजी नहीं है। हम डायरेक्टली हर खर्चे को प्रोडक्ट्स के साथ रिलेट करके उन प्रोडक्ट्स में बांट रहे हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। क्या वो जो कल सवाल किया था? हाँ बताता हूं। पहले ये कहानी समझ आ गई जो बता रहा हूं। तो दोनों में ब्रिज जो बनाना था वो ये था कि ओवरहेड्स को इवेंचुअली प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही लाना था ना। ये अप्रोच है जिसमें वो डिपार्टमेंट्स के रास्ते से होके आएंगे, यानी पहले ओवरहेड्स डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे, फिर डिपार्टमेंट टोटल को प्रोडक्ट्स में बांटेंगे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? जिसमें सारे ओवरहेड्स को इंडिविजुअली प्रोडक्ट वाइज बांट सकेंगे। तो ये दोनों अप्रोचेस का फर्क है। पेपर में कैसे पता चलेगा? वो डिपार्टमेंट का डाटा दिया होगा तो वो सवाल है, प्रोडक्ट वाइज दिया होगा तो ये सवाल है। वो ओपिनियन भी है, ये भी ओपिनियन है। जिनको लगता होगा कि ये ठीक है वो ये वाला फॉलो करते होंगे, जिनको लगता होगा वो बेहतर है तो वो फॉलो करते होंगे। जी, जो कुछ भी कोर्सेज में
जो कुछ भी कोर्सेज में किताबों में पढ़ाया जाता है ना, वो दुनिया में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है या हुआ होता है तो किताबों में आया होता है, क्योंकि जिन्होंने वो इजाद किए होते होंगे वो चाहते होंगे अगली नस्लों को पता चले। फिर उनकी किताबें पढ़ने वाले लोग होते थे तो उन्होंने किताबें लिखी होंगी, उनकी बातें मानी जाती थी। अब जो कुछ किताबों में दुनिया में कहीं ना कहीं या तो होता रहा है या हो रहा है, वो सब पाकिस्तान में भी हो रहा होगा प्रैक्टिकली, नहीं जरूरी नहीं। तो हमने तो कोर्स की किताबों में जो है हमने तो सारा पढ़ लिया, अब सब कुछ प्रैक्टिकली पाकिस्तान में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा होता, लेकिन हमने तो किताबें पढ़ के पेपर पास करने होते हैं ना। ये लिख ली कहानी। अच्छा, एक इसके पास पेपर का सवाल, क्योंकि एक ही है पास पेपर का सवाल, वो भी बहुत पुराना। उसके अलावा जो है वो आईकैप की बुक से ही मैंने 3 एग्जांपल उठा के डाली हुई हैं, तो एक पास पेपर का सवाल कराता हूं। जितना भी हो गया पूरा तो मुश्किल होगा, लेकिन जितना भी हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में, कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में पास पेपर्स एक ही सवाल है, एसन एंटरप्राइजेस, ऑटम 2010। पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा, जिन्होंने सोचा हो या सोचने का दिल किया हो, कल वाले दोनों रेट्स में फर्क था, वो मैंने कहा था सोचना, तो क्या सोचा? पीटी समझ ही नहीं। नहीं, अच्छा चलिए मैं बताता हूं, जिन्होंने सोचना हो। अच्छा, ये मैं चूंकि एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं तो सारी आवाम को टेंशन नहीं लेनी इस बात की। कल जो मैंने सवाल सॉल्व किया था, मैंने कहा था सोचिएगा कि पार्ट ए और पार्ट बी के आंसर में फर्क क्यों आया। तो उसके फर्क की वजह यह है कि अगर आप पार्ट बी में सारे खर्चों को मशीन आर्ट की रेशो में बांट लें तो आंसर सेम आ जाएगा। देखें, पार्ट ए में क्या किया था, सारे खर्चों को मशीन आर्ट से डिवाइड किया, नहीं सबको मशीन आर्ट से लिंक कर दिया, और फिर उसी को यूज करके प्रोडक्ट ए और बी की पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। लेकिन पार्ट बी में क्या किया, प्रोडक्ट ए और बी में बांटने के लिए मशीन आर्ट इस्तेमाल किए, डिफरेंट बेसिस इस्तेमाल की ना, तो इसलिए आंसर फर्क आ रहा है। अगर सारे खर्चों को पार्ट बी में मशीन आर्ट की रेशो में ही बांट देंगे तो टेक्निकली वो पार्ट ए ही बन जाएगा, क्योंकि बेसिस अलग अलग थी ना, हिस्से अलग अलग बन रहे थे, तो पार्ट ए बी का आंसर फर्क आ रहा था। चलें अभी आप पढ़ लें एसन एंटरप्राइजेस का सवाल, मैं बोर्ड पे करता हूं, काफी सारा हो जाएगा अभी, बाकी कल कर दूंगा, और कल इसका एक और सवाल करा के बस बहुत है चैप्टर। एसन एंटरप्राइजेस सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं जी। यानी हर प्रोडक्ट, अच्छा ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक है ना, हाँ ये चलो अच्छी बात है, एक सवाल पूछ लिया स्टूडेंट ने। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की ये सारी डिस्कशन ही तब है जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्रोडक्ट ही एक है तो फिर बांटने का तो मसला ही नहीं है ना, तो ये डिस्कशन ही तब है जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक जगह बन रहे हैं। तो अगर हर प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है तो फिर बांटने का तो मसला ही नहीं, तो ये सारी डिस्कशन ही तब है जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक जगह बन रहे होते हैं। तो सवाल पढ़ना था। ओवरहेड का टेस्ट देते, फिर आज का दिन है मंगल, कल नहीं अगले वीक में ना जाए यार, क्योंकि अब मैंने लेबर कॉस्टिंग करा के फिर प्रोसेस कॉस्टिंग पे जाना, तो अगले वीक में ना जाए। वेडनेसडे मतलब कल, थर्सडे, फ्राइडे क्यों? अगर हो गए जबरदस्ती तो फिर वही होगा जैसे पहले लास्ट टाइम हुआ था, डबल एफआईआर वाला। नहीं अगर हो गया तो बंद, तो फिर क्या करें? नहीं डबल भाई, अब तो करना ही है ना, अब तो मैंने कहा था एक्स्ट्रा क्लास शुरू करनी है, मैंने करनी है भाई, मैंने करनी है। क्या हो गया? डेज ज्यादा कैसे कर ले, महीना 40 दिन का कर ले, कैसे कर ले? सवाल पढ़ लिया आपने, सबने पढ़ लिया, याद भी हो गया सवाल। डिपार्टमेंट्स हैं सवाल में, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स है ना,
तो ओवरहेड्स हैं और प्रोडक्ट्स, ओवरहेड्स हैं और प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन दी है, जो नॉर्मल पहले सवालों में डिपार्टमेंट वाइज दी होती थी, वो प्रोडक्ट वाइज है। तो इससे पता चल रहा है कि चैप्टर का सवाल, देखिए डिपार्टमेंट्स दिए हैं और उनकी इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट वाइज, तो पिछले चैप्टर का सवाल है। डिपार्टमेंट्स की जगह प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर इस चैप्टर का सवाल है। रिक्वायर्ड क्या है? हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। और अगर ये आगे ये बात ना भी कहता कि बाय एलोकेटिंग, तो फिर भी हमने यही करना था, खर्चों को तीनों प्रोडक्ट्स में बांट के ही करना था। तो उसी तरह की मेहनत होती है अंग्रेजी, बेसिस, टोटल, और डिपार्टमेंट्स के नाम आते थे उसकी जगह पर। जी क्या क्या ओवरहेड्स हैं? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, शाबाश। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं, उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस चार अलग अलग डिपार्टमेंट्स की दी हुई हैं। पहले कौन लोग हैं? मशीन की मेंटेनेंस वाले लोग हैं, पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं। इन लोगों की मजदूरी क्या है? मशीनों की मेंटेनेंस करते हैं। तो इस 6 लाख को किस रेशो में बांटना चाहिए? मशीनों की मेंटेनेंस है। अच्छा हाँ, ये मेंटेनेंस से याद आई, बच्चे ने सवाल पूछा था, बाकियों को बता देता हूं कि जो ज्यादा महंगी मशीनें होती हैं उनकी भी तो मेंटेनेंस पे खर्चा ज्यादा ही आता होगा। तो हमें ना अवेलेबल में से जो ज्यादा कॉमन चीज है वो पिक करनी होती है। जैसे इसके ज्यादा चांस हैं कि हर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ महंगी महंगी मशीनें हैं, किसी डिपार्टमेंट में सस्ती सी हैं, किसी में बहुत महंगी मशीनें हैं। तो जितनी महंगी मशीन होगी उतना ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा, ये ज्यादा कॉमन है। या ये ज्यादा कॉमन बात है कि जो जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उसकी मेंटेनेंस उतनी ज्यादा हो। तो ज्यादा कॉमन जो है ना वो मशीन आर्स है। तो हमने अवेलेबल में से बेस्ट यूज करना होता है। बाकी भी कच्चे कच्चे लग सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा बेस्ट बनता है वो यूज करना होता है। तो मशीन की मेंटेनेंस के खर्चे का ताल्लुक मशीन की कॉस्ट से नहीं है, मशीन आर्स से। और जो मासूम बच्चे मशीन आर्स नहीं ढूंढ पा रहे, तो सारी दुनिया आखिरी टेबल में नहीं है, उससे ऊपर वाले टेबल में भी है कुछ। हाँ जी, मशीन आर्ट्स। तो मशीन आर्ट्स की रेशो में बांट देते हैं, यानी 6, 8, 10 की रेशो में बांट दें। जब हम किसी टोटल खर्चे को बांटते हैं ना किसी एक्टिविटी में, तो वो भी टोटल एक्टिविटी की रेशो में, कि टोटल कितने घंटे ए और कितने घंटे बी और कितने घंटे जी बनाने में लगे। तो 6, 8, 10 तो एक यूनिट का है। तो मशीन आर्ट्स की रेशो में बांटेंगे, लेकिन मशीन आर्ट्स है नहीं, वो हमें खुद बनाने पड़ेंगे। ए, बी और जी 6, 8, 10 पर यूनिट है। टोटल कितने लगे होंगे? जितने यूनिट्स बनाए होंगे इंटू 12,000 इंटू 20,000 इंटू 45, 72, 160,000, 180,000, 450। बाकी ठीक है? 82। 6 लाख को इस रेशो में बांटना है। 6 3 3 4 बस 3 140 76 2 395 895। ये पूरा नहीं होगा ना 6 लाख। और किस डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं? स्टोर्स। ये लोग क्या करते हैं? स्टोर में सामान रखते हैं, स्टोर से सामान निकालते हैं। तो अवेलेबल में से बेस्ट क्या लग रहा है? स्टोर कंजम्पशन। स्टोर नाम नजर आ रहा है, स्टोर कंजम्पशन। पता चल रहा है किस प्रोडक्ट के लिए कितने स्टोर से चीजें इस्तेमाल हुई। तो जिसके लिए जितनी ज्यादा चीजें इस्तेमाल हुई उतना ही सामान उठा के वर्कर ने ज्यादा रखा होगा। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स की वेजेस, किस प्रोडक्ट का कितना स्टोर से सामान इस्तेमाल हुआ उसकी रेशो में। ये आपको लास्ट टेबल में सेकंड लास्ट लाइन दी हुई है, थर्ड लास्ट, अच्छा सेकंड लास्ट, वह है कहीं ना कहीं है। स्टोर कंजम्पशन है ना आखिरी टेबल में। तो इतने रुपए का स्टोर से सामान मटेरियल कहने इस्तेमाल हुआ, तो इसको हम बांट देंगे स्टोर कंजम्पशन की रेशो में 3। अच्छा मैंने ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कुछ प्रैक्टिकल चीज बताई थी, ओवरहेड में ऐसा कुछ नहीं, तो बस वो न्यूमेरिकल ही था सारा। 144 000 54 000 160 2000। और किस डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं? क्वालिटी कंट्रोल वाले क्या करते होंगे? इंस्पेक्शन करते होंगे कि चीजें सही बन रही हैं कि नहीं बन रही। अच्छा अगले चैप्टर में सिखानी है ये बात अगले चैप्टर में बताऊंगा लेबर में, अभी बस जबानी ही बता रहा हूं कि वर्कर्स के साथ जो वेज रेट तय हो रहा होता है ना,
वो रुपीस पर यूनिट भी हो सकता है, रुपीस पर आर भी हो सकता है। जो ज्यादा कॉमन है वो रुपीस पर आर है। यानी ज्यादातर कॉमन बात यह है कि वर्कर्स के साथ जो पैसे तय होते हैं वो उनके टाइम के हिसाब से होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के वर्कर्स की वेजेस किस प्रोडक्ट में कितनी बांटनी चाहिए, किस बेस पे? जितना ज्यादा टाइम उन्होंने इंस्पेक्शन पे लगाया। इंस्पेक्शन का टाइम कहां है? दूसरे टेबल में, नहीं लास्ट नहीं, दूसरे टेबल में लास्ट कॉलम, दूसरे टेबल में लास्ट कॉलम कि हर प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन पे कितना टाइम लगता है। लेकिन यही वाला मसला, वो पर यूनिट है, तो हमें टोटल करना पड़ेगा। ए के एक यूनिट पे कितने घंटे? 2, बी पे, जी पे 4, लेकिन ये एक यूनिट है। टोटल टाइम कितना लगा? जितने यूनिट्स बने या जितने इंस्पेक्ट हुए? जितने इंस्पेक्ट हुए। अगर आखिरी टेबल की आखिरी लाइन ना दी होती तो बस फिर जितने बने होते सारे इंस्पेक्ट हुए होते। लेकिन अब उन्होंने बता दिया कि कितने कितने इंस्पेक्ट किए हैं, तो बस जितने जितने इंस्पेक्ट किए हैं 600, 400, 13, 50। इस रेशो में बांटना है क्वालिटी कंट्रोल की वेजेस को। टोटल कितना? 468, 72,000, फिर 72, 32। और चौथे लोग कौन है? सफाई वाले हैं। तो सफाई वाले जब जगह की सफाई करेंगे तो किस बेस पे? फैक्ट्री स्पेस, स्पेस यूटिलाइज। अच्छा, यहां सवाल हो सकता है कि ये सफाई मशीनों की भी तो हो सकती है। तो मशीनों की सफाई को तो मेंटेनेंस कहते हैं, वो हो गई मेंटेनेंस। तो क्लीनिंग जो है फिर ये जगह की क्लीनिंग है, तो स्पेस यूटिलाइज। टोटल खर्चा कितना? 4 लाख। स्पेस यूटिलाइज पे बांटे 60,000, 140, 000, 1 लाख। अक्सर घरों में ना अभी भी खैर नॉर्मली ऐसे ही होता है घरों में, और आप जब छोटे थे तब तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा, और बड़े होने के बाद भी शायद ये चीज़ होती हो कि जब अब्बा जी घर आते हैं तो बच्चों में वैसे ज़्यादा इस चीज़ को कोशिश की जाती है कि फॉलो हो, कि जब अब्बा जी घर आते हैं तो अम्मी की तरफ से ये एक कोशिश होती है कि बच्चे उठ के जाएं, अब्बा को सलाम करें और चप्पल रख के दें, कुछ सामान है तो सामान पकड़ के रखें और पानी दें। ये क्यों क्यों है? रिस्पेक्ट। अच्छा, आपको बच्चा कहे जी रिस्पेक्ट तो दिल में होनी चाहिए, तो दिल में तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। हाँ जी, रिस्पेक्ट। अच्छा, और रिस्पेक्ट के अलावा बच्चों की तरफ से अब्बा जी को ये एक इजहार है मोहब्बत का। अच्छा, तो बाद में उठ के आ जाते, फौरन आने की क्या जरूरत थी? आया तो गए थे अब्बू घर, घंटे बाद मिल लेते। हाँ नहीं, तरबियत के लिए तो कर रहे हैं ना, वो कह रहा हूं अब्बू तो आ ही गए हैं, तो फिर घंटे बाद सही, फौरन क्यों? नहीं तो भाई घंटे 2 घंटे बाद जाके प्यार कर लें बस, उसमें क्या है? फौरन क्यों है? किस बात का एहसास? अच्छा, कुछ सीरियस बात ही समझाना चाह रहा हूं ना। हाँ जी, मैंने पूछा कि अब्बू को, अगर किसी के घरों में नहीं होता ऐसा तो कोई बात नहीं, अजीब लग रही होगी बात, लेकिन जिन घरों में है तो क्यों फौरन क्यों है? किसको अच्छा लगता है? अब्बा जी को। क्यों अच्छा लगता है? घंटे बाद आ जाते हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा, बच्चा जो है वो हो सकता है खेल रहा हो, खेल में मगन हो, खाना पीना कुछ कर रहा हो, तो फौरन अब्बा जी को आके उसने अगर सब काम छोड़ छाड़ के सलाम करना है, तो इसके ना काफी सारे मकसद हैं, कुछ बताता हूं। एक तो बच्चों को भी ये माँ की तरफ से एहसास दिलाना है कि ये जो तुम खेल रहे हो ना खिलौनों से, ये जिस घर में रह रहे हो, ये अब्बा ने दिया हुआ है, तुम्हारे पास ये तब नहीं होना था, ये अब्बू ने करके दिया है। बच्चे को ये एहसास दिलाना कि सबसे इंपॉर्टेंट अब्बा जी हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड भी अब्बा जी कर रहे हैं। फिर बच्चे को ये एहसास दिलाना कि इंसान की जात जितनी मर्जी मजे में मसरूफियत में है, लेकिन अब्बू अथॉरिटी हैं, तो अब्बू की तरफ से आवाज आई है तो पहले अब्बू। अब्बू को इसमें अच्छी फीलिंग क्या है? मतलब मैं बाप हूं तो मुझे इसमें अच्छी फीलिंग क्या आती है कि मेरे बच्चे इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे
तो मैं घर से थोड़ी निकाल दूंगा उनको। तो अगर मेरे बच्चे मुझे आके नहीं मिलेंगे, मैं जब जैसे ही घर में एंटर हुआ बच्चे नहीं आए मेरे पास, तो मैं घर से थोड़ी निकाल दूंगा, खाना थोड़ी बंद कर दूंगा इनका। लेकिन वो जो मुझे फीलिंग आनी थी कि वो मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो फीलिंग फिर नहीं आएगी। हाँ, जरूरतें कल को उनकी फिर भी पूरी करूंगा, लेकिन वो जो उनको मैंने बाज़ औक़ात नवाजना था वो फिर शायद मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, ये तो अब्बू के घर में एंटर होने की बात होगी। अगर वैसे ही अब्बा की आवाज आती, बुलाते हैं, तो फिर भी यही होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं छोड़ छाड़ के पहुंचना चाहिए। तो वहीं बैठे बैठे कहते हैं हाँ जी क्या बात है? डिसरिस्पेक्ट है ना। और जो काम कर रहे हैं अगर कहें कि अच्छा मैं ये काम कर रहा हूं बाद में आऊंगा, तो इससे क्या जेस्चर मिला कि वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ना कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है हमारे घरों में तरबियत के लिए कराई जा रही हैं। कोई भी फोर्स है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स है, कोई भी फोर्स है, उसमें क्या चीजें बहुत टॉप प्रायोरिटी पे होती होंगी ट्रेनिंग के दौरान? है डिसिप्लिन। और उस डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए बस उनको पहले दिन लेक्चर दे दिया गया, भाई तुम्हारा जो अफसर है ना उसकी तुमने बात मानी, ठीक है प्लीज, है बात तुमने माननी है, बस याद रखना। रोज उसका इजहार है, रोज उन्होंने सलूट करना है, रोज एक दिन में 10-10 दफा भी सलूट करना जब भी सामना होगा। इस चीज को बार बार इंप्लीमेंट करना है। ये उस अफसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये मेरी बात मानने को तैयार है, और उस मुलाजिम के लिए भी ये जरूरी है बताना कि तुमने अथॉरिटी की बात माननी है। ये क्यों ट्रेन किया जा रहा है कि जब कोई मुश्किल ऑर्डर आएगा तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी और फिर उस ऑर्डर को मानना होगा। ये चीजें हैं जो हमारे इंसान की ना नफ्सियात से पता चल रही होती हैं। जैसे आपके घरों में अगर ये तरबियत हुई है तो अम्मा अब्बा ने आपको अच्छा बनाने के लिए ही ये कोशिश की होगी। एक बात और फिर मैं जोड़ता हूं, ये बात क्या कर रहा हूं है जी, चले जाएगा क्लास है, भुला दिया मैं क्या कह रहा था। अगर अब्बू या अम्मी, पेरेंट्स की मिसाल दे रहा हूं, किसी बच्चे को काम कह रहे हैं तो उसको मौत पड़ती होगी, और जिस बच्चे को काम नहीं कह रहे होंगे वो खुश होता होगा। तो जिसको काम कह रहे हैं अपने आज़ादी, मतलब अपने काम, अपनी खिदमत का जो काम कह रहे हैं, तो ये जिसको काम कह रहे हैं उसकी कुछ सजा है? यानी अगर माँ बाप किसी एक बहन भाई में से किसी एक को काम कह रहे हैं ज़्यादा, तो उसको तंग करना चाह रहे हैं, फिर क्यों उसी को काम कह रहे हैं? क्योंकि वो अच्छे तरीके से मानता है। मुंह चढ़ाएगा तो मार भी पड़ेगी, लेकिन आइंदा फिर नहीं कहेंगे काम। अच्छा, जिसको काम नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स रखा जा रहा है, पापा की परी बना के रखा जा रहा है, तो नहीं कह रहे काम। तो क्यों नहीं कह रहे काम है जी? फ्री नहीं, क्योंकि अच्छे तरीके से मानता नहीं है। अच्छा, एक्सेप्शंस आर देयर कि मतलब एग्जाम्स हैं और वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बीमार है, तो उस वक्त की बात अलग है। मैं नॉर्मल हालात की बात कर रहा हूं कि अगर किसी को काम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अच्छे तरीके से मानता है। तो ये अब्बू काम कह रहे हैं इसलिए करना है, नहीं, वो काम किया करता है तो उसको काम अगला मिल रहा है। और जो काम नहीं कर रहा, अब्बू कहते ही नहीं मेरा क्या कसूर है, वो करता ही नहीं है इसलिए इसको कहते नहीं है। ये जो बेटे आप दुनिया में जो कुछ रिसोर्सेज है ना आपके पास, हमारे पास, ये सब अल्लाह के दिए हुए हैं, और अल्लाह अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है। ये जो नमाज का सिस्टम है ना रोजाना, और वो भी आप देखेंगे टाइमिंग, तो सुबह जब सोए होते हैं सारे, कुछ तो खैर कुछ देर पहले ही सोए होते हैं, फिर दोपहर को, आप लोग तो खैर क्लासेस में होते हैं, लेकिन वैसे अगर वर्किंग की बात करें तो कुछ आराम का, खाने का टाइम है, फिर और शाम थोड़ी ठंडी हो जाती है जब धूप, असर का टाइम है, बिल्कुल शाम बिजनेस बंद, वैसे तो बिजनेस ही खुल रहे होते हैं, हमारा सिस्टम ही खराब हो गया है, लेकिन बिजनेस खत्म करके घर जाने का टाइम है, मगरिब का टाइम है, फिर रात अगेन सोने का टाइम है, रोजाना बिला नागा। और इस बार बार के इजहार से डिसिप्लिन आ रहा है अंदर। अपने सब काम छोड़ छाड़ के बार बार ये इजहार क्या जेस्चर दे रहा है अल्लाह को? हाँ जी, टॉप इंपॉर्टेंस आपकी। क्यों? क्योंकि दिया ही सब कुछ आपने। और जो नहीं पढ़ रहा नमाज, उसको ये भी सोचना चाहिए कि शायद ये वो बच्चा है जिसको वो काम ही नहीं करे। तो काम क्यों नहीं कह रहे? कुछ मसला है, कुछ गड़बड़ है। तो बेटे अभी जब क्लास खत्म होती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है, बच्चे बहुत सारे ऊपर आके नमाज भी पढ़ते हैं, और जो यहाँ से चले जाते हैं कोशिश किया करें जमात के साथ नमाज पढ़ा करें, क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ना, मर्दों की बात कर रहा हूँ, जमात के साथ नमाज जो उसका अजर है ना, वो इंडिविजुअल पढ़ने से कई टाइम्स ज्यादा है। तो जमात की कोशिश किया करें, जो लोग यहाँ से फारिग होकर चले जाते हैं मस्जिद में जाके पढ़ा करें। और जो बच्चियां हैं, अगर आपको वहाँ ऊपर कोई जगह नहीं मिलती, कॉमन रूम में मसला है, तो आप कोशिश करें, बात करें, कोई जगह कहीं बने, लेकिन नमाज पढ़ा करो मेरे बच्चों, नमाज पढ़ा करो। और ये जो बच्चे भी ऊपर जाके नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है, बाहर सफ़ें बिछानी पड़ जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो बच्चे वहीं खेल कूद रहे होते हैं और दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, दोस्त, फ्रेंड्स, यू नो फ्रेंड्स, तो उस वक्त जब सब नमाज पढ़ रहे हैं, फिर वहां पर शोर भी है, हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, तो इस पे भी जरा सोचने वाली बात है कि नमाज ना पढ़ना, एक तो अच्छा नमाज ना इतना बड़ा हुक्म है, इतना बड़ा हुक्म है कि एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन ना सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, और एक और हदीस में आता है कि जिसकी नमाज पूरी निकल आई ना, तो उसके बाकी भी माल पूरे निकल आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कुछ नहीं है, जैसे मैं कहूं जिसकी अटेंडेंस पूरी निकल आई वो पास हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो ना भी पढ़े तो पास हो जाएगा? नहीं, अटेंडेंस पूरी है तो पढ़ता ही होगा, अटेंडेंस होती है तो उसका तो पढ़ता होगा, बाकी अमल भी करता होगा। तो नमाज की बेटे बहुत शदीद इंपॉर्टेंट। आप सारे बालिग बच्चे, आप सारे जितने यहाँ बैठे ना, आप सब बालिग हैं,
और जब मुसलमान बाले हो जाता है तो सारे अहकाम उस पर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए कुरान पाक में आता है, एक जगह लंबी बात है, लेकिन जब दोज़ख वालों से पूछेंगे जन्नत वाले कि तुम यहां क्यों आए, तो वो कहेंगे नमाज नहीं पढ़ते थे। अब जाहिर है ये बात कौन कर रहे होंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे? काफिर थोड़ी कर रहे होंगे, तो मुसलमान कर रहे होंगे। काफिर ये थोड़ी कहेगा हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए यहाँ आए, वो तो ईमान वाले नहीं थे इसलिए यहाँ आए। जो कह रहा है कि नमाज नहीं पढ़ते थे तो वो मुसलमान था तो ये कह रहा होगा ना। तो और आगे भी बात है, लेकिन उसका स्टार्टिंग कहां से, हम नमाज नहीं पढ़ते। तो बेटे नमाज की ना बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए जो अभी कच्चा कच्चा काम चल रहा है, नमाज पढ़ा करो बच्चों। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।